नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबको लेखिका नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी पतझड़ के फूल सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए सुने कहानी पतझड़ के फूल। बुटीक से निकलकर अनाहिता ने पर्स से गॉगल्स निकाली। डामर की तपती सड़क सांप की पीठ की तरह चिकनी और चमकीली हो रही थी। पैकेट को संभालकर वो आगे पेड़ के साए में खड़े कच्चे पिस्ते के ठेले की ओर बढ़ी। किलो भर कच्चे पिस्ते के लिफाफे को पकड़कर उसने सड़क पार की। पसीने की बूंदें उसके सिर से गर्दन पर टपकने लगी थीं। सामने मरकदे के सारे रेस्तरां के शीशों के बीचों बीच में इस प्रकार के कागज़ की पट्टियां चिपकी हुई थीं कि उनसे लोगों के मुंह छुप गए थे। केवल उनकी आड़ी तिरछी और सीधी टांगें दिख रही थीं। रमज़ान शुरू हो गए थे। आज उसका चौथा रोज़ा है। उसने आगे बढ़कर केमिस्ट की दुकान का दरवाज़ा खोला। दुकान की ठंडक से उसकी जान में जान आई। कागज़ आगे बढ़ाकर उसने सामने आईने में अपना मुख देखा। सिर का स्कार्फ बराबर किया। दवा की शीशी लेकर वो सड़क के किनारे टैक्सी के लिए खड़ी हो गई। बख्तियार! हर आने जाने वाली टैक्सी से वो पुकार कर पूछ रही थी। सभी का जवाब नहीं में पाकर उसने न चाहते हुए प्राइवेट कार को हाथ दिखाया। बख्तियार! उसके पूछने पर कार थोड़ा आगे जाकर रुक गई। बैठिए, मुझे शहयाद तक जाना है, युवक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो थोड़ा झिझकी, फिर शुक्रिया कहकर बैठ गई। उसने रेडियो धीमा कर दिया और एसी तेज़ कर दिया। इस गर्मी में आप यूँ? हाँ, गर्मी गज़ब की है, अनाहता ने रुमाल से टपकते पसीने को पोंछते हुए कहा। खयाबान बख्तियार आने से पहले उस युवक ने पूछा, यदि समय हो तो आप मेरे साथ शहयाद तक चलें? स्वर में इतनी सहजता, इतना अनुरोध था कि अनाहिता के हाथ पसीना पोंछते एकाएक रुक गए। पछतावा हुआ। ऐसी कौन सी गर्मी पड़ रही थी जो प्राइवेट कार में बैठ गई? इन लोगों की तो बस। ऊपरी खुशमिजाजी से बोली, शुक्रिया, चलती ज़रूर, जबकि आपने इतनी मेहरबानी की है, मगर माँ की तबीयत ठीक नहीं और मुझे फ़ौरन घर पहुँचना है। युवक आकर्षक था, पर उसके पास ऐसे क्षणिक सुखों का समय कहाँ है। खयाबान बख्तियार पर कार जब रुकी तो अनाहिता ने शुक्रिया के साथ पर्स खोलकर 2 तुमान आगे बढ़ाई। शुक्रिया, इसे रखिए, कहकर उसने कार स्टार्ट की और अनाहिता पर्स बंद करते हुए सोच रही थी कि आदमी शरीफ था। घर की ओर मुड़ने से पहले सोचा, क्यों न कयातून के जूतों के बारे में पूछती चले। जूते तैयार थे। जूते लेकर वो घरवाली गली में मुड़ी। माँ की खांसी की आवाज़ नीचे तक सुनाई पड़ रही थी। उसके मुख पर चिंता छा गई। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई। सामान मेज़ पर रखकर माँ के करीब आई। खांसी बहुत आ रही है माँ, मैं अभी दवा लाती हूँ। माँ ने अनाहिता को इशारे से पास बुलाया। थोड़ा दम ले लो बेटी, कहकर माँ ने उसके गालों पर हाथ फेरा और मुख को निहारने लगी। सुर्खी मायल संदली रंग, जिस पर चिराग की तरह बड़ी बड़ी जलती अखरोटी रंग की आंखें। माँ को अपनी तरफ यूं देखते देखकर अनाहिता ने दुख से पूछा, बहुत तकलीफ हो रही है माँ? नहीं बेटी, तुम्हारी तकलीफ देख रही हूँ। मैं अभी आई, कहकर अनाहिता किचन में गई। माँ के लिए दवा और गिलास में पानी लेकर लौटी। दवा पिलाकर बोली, माँ, मैं नमाज पढ़ लूँ? अभी अनाहिता नमाज पढ़ ही रही थी कि कयातून अंदर आई। हाथों में पकड़े बैग को रखकर माँ के पास आई। कैसी तबीयत है माँ? बाथरूम तो नहीं जाना है? पानी लाऊं? बेटी, तुम पहले हाथ मुंह धो लो, फिर मैं बाथरूम जाऊंगी। कयातून जब कपड़े बदल कर लौटी तो अनाहिता माँ के पास खड़ी थी। दोनों बहनें अपाहिज माँ को उठाकर बाथरूम की ओर ले गईं। रात को अनाहिता ने जैसे ही तकिए पर सिर रखा, उसे दोपहर की घटना याद आ गई। युवक का चेहरा, तिरछे होंठ की घुटी घुटी मुस्कुराहट। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर फौरन ही उसने घबराकर आंखें खोल दी। उसे घबराहट हुई कि आज फिर वो डरावना सांप दिखेगा। आखिर वो ऐसे उटपटांग सपने क्यों देखती है? उसने बेचैनी से करवट बदली। कयातून लैंप के नीचे बैठी पढ़ रही थी। घने गुच्छेदार बाल उसके कंधों और सीने पर झूल रहे हैं। काला ब्लाउज उसके बदन पर चिपका अच्छा लग रहा है। लंबी गर्दन में पड़ी सोने की जंजीर की बीच की तितली सफ़ेद बदन पर कैसी सुंदर लग रही है।
क्या कयातून भी इतने डरावने सपने देखती होगी? नहीं, तो फिर आखिर कैसे सपने देखती होगी? ऐसे ही बेसिर पैर के उल्टे सीधे, या तितली की तरह रंगीन, मुलायम, हल्के फुल्के? बहन के चेहरे को देखते देखते वो सो गई। कब्रिस्तान का विस्तृत मैदान है। फूलों और पेड़ों से ढके कब्रिस्तान के एक पेड़ के नीचे उसकी जिंदा लाश कफन में लिपटी गहवारे में रखी है। सब परेशान हैं। कोई कब्र खाली ही नहीं है कि वो दफनाई जाए। वो खामोश बेजान सी पड़ी है। गुस्साल की आवाज़ उभरती है, ये क्या किया? कब्र के बिना लाश कब तक क्यों पड़ी रहेगी? मैंने तो नहलाने धुलाने का काम कर दिया। अभी मुझे एक के बाद एक 4 औरतें नहलानी हैं। उधर दोनों हॉल अलग लोगों से भर गए हैं। ईरान दुरख्त, अगरबत्ती ले जाओ। चलो चलो, तुम लोग नीचे गुसल खाने में चलो। कहती हुई वो औरत बाकी गुस्साल मुर्दों को नहलाने वाला या वाली औरतों के साथ लौट जाती है। अनाहिता ऊपर नज़र उठाती है। ऊपर पेड़ पर बेशुमार गिद्ध बैठे हैं। वो डर से चीखना चाहती है, तभी उसे ख्याल आता है कि वो तो मर चुकी है। पसीने से लत-पत अनाहिता की आंख खुल जाती है। मुंह ही मुंह में आयतल कुर्सी यानी कि दुआ पड़ती है। मन को शांति मिलती है। कयातून बिना लैम्प बुझाए वहीं गुड़मुड़ सी हो गई। अनाहिता ने घड़ी देखी, 3 बज रहे हैं। अब सोने से फ़ायदा क्या है? लैम्प बुझाकर किचन में गई। दोपहर के खाने के इंतज़ाम में लग गई। फिर सहरी के लिए कयातून को जगाया। दोनों ने सहरी खाई। माँ के जगाने का सवाल ही नहीं था। नींद की गोली खाकर सोती हैं तो सुबह 7 बजे उठती हैं। कयातून ने नमाज पढ़ी और सीधे किचन में सिंक में कपड़े धोने बैठ गई। अनाहिता ने घर की सफाई की और नमाज की चादर सर पर डालकर रोटी और दूध लेने बाहर निकली। आज अनाहिता को लोग देखने आ रहे हैं। कयातून ने घर को सजा संवार दिया है और उनके चाय के इंतज़ाम में लगी हुई है। शाम को लड़के को देखकर कयातून ने बरबस अपनी हंसी दबाई। उसका यही हाल है। ज़रा खुशी की बात हुई और उसे बेतहाशा हंसी आनी शुरू हो जाती है। जब अनाहिता रस्म के मुताबिक हाथ में चाय के फिंजान की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसको शरारत सूझ रही थी। लड़के की माँ ने मुक्का चुंबन लिया और अनाहिता को समीप बिठाया। उनको अनाहिता की चाल ढाल, बात करने का तरीका, घर गृहस्थी का सलीका पसंद आया था, पर बाप को रिश्ता पसंद न आया था, जिसकी खबर हफ्ते भर बाद मिल गई थी। कारण दोनों उम्र में बराबर थे, जो उनके विचार से लड़के के लिए ठीक न था। घर में गुस्से की लहर फैल गई। माँ का गुस्सा अपनी दोस्त गुलबाजी पर अधिक था। अनाहिता माँ को कैसे समझाए कि वो शादी के बिना भी रह सकती है, पर उल्टे सीधे किसी युवक के साथ उसका गुजारा नहीं हो सकता। जीवन साथी का एक चित्र उसके मस्तिष्क में है। कभी जिंदगी में वैसा मिल गया तो वो विवाह कर लेगी, पर इतनी अक्ल आने के बाद वो अपने को हार तो नहीं सकती है। उसके लिए उसकी शादी होना इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना अपनी पसंद का साथी मिलना। इन हल्के फुल्के रिश्तों के टूटने से वो दुखी नहीं होती है, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करती है कि पहले से ही उसकी गहराई मालूम हो गई। आज दफ्तर से लौटते हुए उसके पैर बरबस शहयाद की ओर उठ गए। 8000 संगमरमर की सिलों से बनी ये इमारत ईरान का दरवाज़ा है। कैसा पाक, कैसा पवित्र, कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर नीला बेदाग आसमान, उस पर गर्दन उठाए शहयाद की सफ़ेद बर्फीली इमारत। वो मंत्र मुग्ध सी उसे देखती रही। फिर उसने इधर उधर देखा, शायद वो यही कहीं रहता हो। उसने झुरझुरी सी ली, सड़क पार करने लगी। सामने लॉन पार करके पत्थर के रास्ते पर आई। फिर शहयाद के अंदर जाने के लिए कदम उठाए। अंदर काले सफ़ेद धारीदार संगमरमर से बनी हॉलनुमा गुफा अंधेरी थी। बस इधर उधर सजी ऐतिहासिक चीज़ों के चारों तरफ से रोशनी फूट रही थी। वो सिक्के, बर्तन, 12 सूत्री कार्यक्रम, सारी चीज़ें इतनी रुचि से देख रही थी कि लग रहा था पहली बार आई हो। लिफ्ट की लालटेन नुमा रोशनी से उसे लगा वो सचमुच आज से 2500 साल पहले हाखा मानशी काल में जी रही है। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर जब एस्केलेटर पर धीरे धीरे खिसकने लगी और प्रोजेक्ट के तख्ते जमशीद की तस्वीरों के साथ प्रथम ईरानी सम्राट कुरुश की भारी आवाज़ गूंजने लगी। मैं कुरुश, बादशाह जहां, बेबीलोन का शाह, सुमेर और अक्कद की सरजमी का शहंशाह, चारों दिशाओं का आलमगीर मैं,
जब बेबीलोन में दाखिला हुआ तो मैंने अपने साम्राज्य में राजभवन के द्वारा प्रसन्नता और आनंद का संचार किया। महान ईश्वर मर्दुक ने अपने महान हृदय के साथ बेबीलोन पर मेरे आगमन का स्वागत किया। मैं रोज उसकी पूजा करता हूँ। सब कुछ उस अंधेरे चलते जीने में ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच आपादाना राजभवन में हो। इस तरह से 7 कमरों में घूमती ऐतिहासिक शहरों को देख रही थी। शिराज के लोकगीत पर 100 गज घेरे वाले शलीते के बीच बंधी लचकती कमरें, इस्फान की मस्जिद शाह में होती अजान, सजदे में गिरे लोग, डूबते सूरज में सोना उगलते खेत, तेल के कुओं से उगलती लट्टें, कारखानों में चलती मशीनें, फौजी दस्ते, स्कूल में खेलते पढ़ते बच्चे जादू की तरह गुजर गए और एस्केलेटर ने उसे लिफ्ट के समीप पहुंचा दिया। ऊपर पहुंची, चांद से लाई मिट्टी को देखा, फिर दीवार में बने झरोखों से नीले आसमान को देखा, फिर सबसे ऊपर खुली छत पर आ गई। इतनी ऊंचाई से शहर देखना उसे किसी बच्चे की तरह पुलकित कर रहा था। मेहराबाद हवाई अड्डे पर खड़े जहाज, दूसरी तरफ नए रोपे जंगल के छोटे छोटे पेड़, एकदम सामने चेनार की लाल पीली पत्तियों से ढकी सड़क पर रेंगती कारों की भीड़। एकदम से उसकी नज़र ठहर गई। नीचे फव्वारों के लंबे हौज के साथ 2 लड़के लड़की हाथ में हाथ डाले खड़े थे। ये कयातून तो नहीं है? सुबह उसने भी तो बादामी ब्लाउज और काली स्कर्ट पहनी थी। बाल उसी तरह है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, इतनी ऊंचाई से भी वो कयातून को पहचान गई। पर ये साथ कौन है? वो नीचे उतर आई। घर पहुंचकर उसने वहीं कमरे में माँ के पास बैठकर खरबूजा काटना शुरू कर दिया था। अभी तक कयातून नहीं आई। आ जाएगी, तुम खरबूजा खाओ। दोनों माँ बेटी खरबूजा खाती हुई बातें कर रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला और कयातून अंदर आई। कमरे में झांका, फिर लौट गई। उसकी इस हरकत पर माँ बोली, बच्ची ही रहेगी ये शैतान। तभी वो एक युवक के साथ आई। माँ, ये फिरोज़ है, मेरे साथ पढ़ता है। ये माँ है और ये अनाहिता मेरी बड़ी बहन। लड़के ने सलाम किया, हाथ मिलाकर वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। अनाहिता की एकदम से कुछ समझ में नहीं आया। उसने खरबूजे की प्लेट और नैपकिन फिरोज़ के आगे बढ़ाया और कमरे के बाहर निकल आई। जब चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई तो माँ और फिरोज़ बातों में मग्न थे। कयातून का कहीं पता न था। शायद डर रही है सोचकर अनाहिता ने चाय बनानी शुरू कर दी। फिरोज़ के जाने के बाद दोनों बहनें किचन में चली गईं और फातिमा खानम सोच में डूब गई। ये कोई उम्र है शादी की? अपना तो होश है नहीं, फिर अभी अनाहिता। फिर घर से किसी बड़े को तो आना चाहिए। लड़कपन की बातें। कयातून माँ बहन से फिरोज़ को मिलाकर स्वतंत्र हो गई थी, जैसे उसने अपना फ़र्ज़ निभा दिया हो। आगे माँ और अनाहिता अपनी जिम्मेदारी जाने। परीक्षा पास है, पर रोज़ घूम फिर कर दोनों 9-10 बजे तक लौटते हैं। बदनामी के डर से माँ ने उसे कई बार कयातून से कहा, तुम जल्दी लौटा करो, इतनी रात को तुम घंटी बजाकर तो अंदर आ जाती हो। पर फिर कितने चेहरे बाहर निकलते होंगे। कयातून उस समय ध्यान से सुनती, मगर फिर अपने में खो जाती। कहाँ तक टोकें? फातिमा खानम अपने अपाहिज बदन को देखकर आह खींचती। अनाहिता बहन को समझा रही थी। उसे महसूस होता कि अच्छा है कयातून शादी कर ले, यही उम्र होती है। फिर समझ आ जाने के बाद अपने व्यक्तित्व को तोड़ना मोड़ना या झुकाना बड़ा कठिन हो जाता है। छोटी छोटी बातें एक विशेष उम्र के बाद खुशी भी तो नहीं देती हैं। पर माँ का विचार इससे अलग था। वे सोचती, अभी कुल 18 साल की है कयातून, उसे अपनी ज़िंदगी की याद आ जाती। 16 वर्ष में विवाह हुआ, 32 वर्ष में विधवा हो गई। उन्हें सदा लगता हर चीज़ ने उनसे गलत उम्र में दगा की है। अब जब सुख भोगने के दिन आए तो उससे पहले ही वो जिंदा मर गई हैं। बाकी उम्र तो इसी बिस्तर और लड़कियों की बैसाखियों के सहारे गुजारनी है। पैसे से हाथ तंग नहीं रहा, क्योंकि लड़कियों के पिता बैंक की नौकरी में थे। उस समय अचानक उनकी मौत हुई जब बैंक को उन्होंने बहुत फ़ायदा कराया था। सो जितनी तनख्वाह उनकी थी उससे अधिक पेंशन मिल रही थी। पर कहीं मर्द की कमी को पैसे ने भरा है? इस घर में 3 औरतें हैं, तीनों अलग अलग उम्र और विचार की, पर एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे के लिए सांस लेने के लिए हमेशा तैयार।
बहुत सोचकर अनाहिता ने माँ से कयातून के विवाह के बारे में कहा कि बेहतर यही है कि कयातून का विवाह करा दिया जाए, परीक्षा के बाद दोनों से बात कर ली जाए। फातिमा खानम ने बहुत देर बाद हाँ कर दी। परीक्षा के बाद फिरोज़ को एक सूट बनाने वाली फर्म में नौकरी मिल गई। माँ बेटी ने संतोष की सांस ली और विवाह की तैयारियों में लग गई। सबसे अच्छी दुकान मुजफ्फरियान से अंगूठी ली गई। सीमा टेलरिंग से शादी का लिबास सिलवाया गया। खानाए आराइश से घर और दुल्हन की सजावट के लिए समय ले लिया गया ताकि शादी से पहले चेहरे और हाथों की थ्रेडिंग में परेशानी ना हो। बरसों से होती आई कुंवारेपन को अलविदा कहने वाली ये रस्म अभी समाप्त नहीं हुई है। विवाह से पहले फातिमा खानम को ज़रा भी पसंद नहीं कि लड़कियां चेहरे का एक भी बाल तोड़ें। सो दोनों बहनों अनाहिता और कयातून के होठों पर बालों का हल्का सा गुब्बार है और भौहें घनी घनी हैं। बहरहाल किसी भी चीज़ में माँ बेटी कमी नहीं कर रही थी। केक का ऑर्डर अपनी पसंद से कयातून ने दिया था। क्षमादान, आईना, कपड़े और खाने का इंतज़ाम सब कुछ कयातून की रुचि से ही हो रहा था। शादी के बाद घर सूना हो गया। बहन की शादी ने अनाहिता के मन में कई प्रकार की भावनाओं को उभारा था। अब रात को वो ख्यालों में जाने कहाँ कहाँ उन ख्वाबों की ख्याली छवि के साथ घूमती। कभी कभी जब वो डरावना सपना देखती होती तो उसका अंत अब दूसरा होता था। लगता था सारे पेड़ पर बैठे गिद्ध और पेड़ शहयाद की इमारत में बदल गए हैं और वो सफ़ेद कफन पहने शहयाद के ऊपर खड़ी है। तभी दूर उस युवक का घर दिख जाता है। वो वहीं से हवा में तैरती हुई उसके पास पहुंच जाती है। उसकी मंद घुटी घुटी मुस्कुराहट हंसी में बदल जाती है और वो आगे बढ़कर अनाहिता का कफन उतारता हुआ उसे कपूरी महक से मुक्त करता है। अनाहिता लज्जा से सिमटकर उसके सीने पर सिर रख देती है। अब अनाहिता को सपने से डर न लगता, बल्कि वो केवल इसी सपने के इंतज़ार में आंखें बंद करती और बड़ी उम्मीद से सोती। पर दिन की रोशनी में वो कहीं भी दोबारा नहीं दिखा। वो अक्सर अब प्राइवेट कार को रोकती कि शायद कभी अचानक वो दोबारा कर मिल जाए। पर कहीं बहती लहर भी दोबारा पहली जगह पर लौटी है। कयातून की शादी को वर्ष भर ही हुआ है, पर इस बीच 3-4 बार ऐसी घमासान लड़ाई उनके बीच हुई है कि हमेशा शादी टूटने की हद तक पहुंचकर पहली जगह पर लौट आती और माँ बहन का दिल हलक में अटक अटक जाता है। अनाहिता दोनों को समझ नहीं सकी है। दोनों एक दूसरे पर मरते हैं। फिरोज़ के लिए कयातून के अलावा कोई नहीं, पर लड़ते समय दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोचते हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। शायद इसका कारण कम आय और अधिक व्यय या फिर दोनों का कम उम्र होना है। माँ को कयातून को समझाना पड़ता है। शादी से पहले घर का वातावरण जितना शांतिपूर्ण था, कयातून के विवाह के बाद उतना ही हंगामे वाला हो गया था। उस पर से कयातून माँ बनने वाली थी। अनाहिता की समझ में न आता कि फिरोज़ और कयातून क्यों नहीं घर में घर की तरह रहते हैं। ऊपर से एक गिनती और बढ़ रही है। शादी और इश्क का यदि यही परिणाम होता है तो मैं कुंवारी ही भली हूँ। कभी कभी वो दोनों के जोशीले संवादों को सुनकर कानों पर हाथ रखकर सोचती। बच्चे की पैदाइश में माँ की ओर से तोहफा लेकर वो कयातून के ससुराल गई। पहला बच्चा था, वहीं फिरोज़ के घर हुआ। दादा दादी ने जी खोल कर खर्च किया था। ढेरों मेहमानों से मिली, परिचित हुई, समय अच्छा गुजरा। घर तक कार में फिरोज़ के पापा छोड़ने आए। कुछ दिन बाद जब वो एक दिन दफ्तर से वापस लौटी तो देखा माँ के पास फिरोज़ के चाचा बैठे हैं। वो नाश्ते के इंतज़ाम में लग गई। उनसे वो मिल चुकी थी उस दिन फंक्शन में, पर माँ ने उनके बारे में बाद में बताया कि 2 बच्चे हैं, पत्नी को तलाक दे दिया है। निभी नहीं, रोज़ के झगड़े से तंग आकर अलग रहना उचित लगा। बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं। इतना कहकर माँ चुप हो गई। अनाहिता कुछ नहीं बोली। खालिस घरेलू बातें हैं, क्या कहे। वहीं बैठकर स्कर्ट में जिप लगाने लगी। फातिमा खानम के मन में तूफान उमड़ रहा है। उनकी स्वयं की समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कहे कि आगाए आमूज़गार तुम्हारे लिए आए थे। उन्होंने अनाहिता के चेहरे की ओर गौर से देखा। इस माह में पूरे 32 साल की हो जाएगी। खुद तो कुछ करती धरती नहीं है और मैं भी क्या करूं? उन्होंने आह भरकर सोचा। कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन हिम्मत करके फातिमा खानम ने बेटी से पूछ ही लिया, आगाए आमूजदार कैसे लगे तुमको? कुछ बात वगैरह हुई थी उस दिन? क्यों?
ठीक ठाक हैं, क्या हुआ? उस रोज तुम्हारे लिए घर आए थे, मैंने कुछ जवाब न दिया। अनाहिता को लगा ऊपर दावा वंद की बर्फ से फिसलकर नीचे आबे गर्म के जलते पानी में गिर गई है। तड़प कर माँ के चेहरा देखा। फातिमा खानम ने दुखी होकर सिर झुका लिया। तेरी मर्जी पर है, चूंकि वे कल जवाब लेने आने वाले हैं, सो कहना पड़ा। कहकर फातिमा खानम ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बहाने सिरहाने रखा कुरान शरीफ उठा लिया। अनाहिता के कुंवारे मन को बड़ी ठेस लगी थी। थोड़ी देर बैठी रही, फिर सामान समेटकर अपने कमरे में गई। आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा, सीना, कमर और पिंडलियां देखने लगी। क्या मैं इतनी बड़ी दिखने लगी हूँ कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, वो भी 2 बच्चों का बाप? चारों तरफ घूमी, लगा कहीं से भी तो थकी मुरझाई नहीं लगती हूँ। फिर भी प्रश्न शरीर पर पड़े फफोलों सा चोट कर रहा था। सामने रखी अपनी चंद साल पहले की तस्वीर देखी। कुछ भी तो नहीं बदला, पर इसके बावजूद चेहरा किस बात की चुगली खा रहा है? सच तो है, उसने भी तो कितनी देर कर दी है। क्या करती रही आखिर इतने दिन? कयातून से वो 10 साल बड़ी है। जिम्मेदारियों ने कहीं उसे मजबूर तो नहीं किया? वो ये तो नहीं कह सकती है। तो फिर क्या था? कहीं उसने अपनी पसंद को बहुत ऊंचा तो नहीं कर रखा था? शायद हाँ, ये सच है। कभी भी उसने अपनी ओर बढ़ती आंखों को इजाजत नहीं दी। हमेशा करीब आने वालों से अपने को समेट कर अलग कर लिया। उसे लगता वो बिल्लौर की है। इस भय मिश्रित गर्व ने उसे बचपन से आतंकित कर रखा था। कहीं वो किसी ऐसे वैसे के हाथ से गंदी ना हो जाए, या किसी की उल्टी सीधी नज़र से धुंधला ना जाए। इतना संभाल कर अपने को रखा कि सहेलियां भी बेतुकी बातें करते या उससे मजाक करते हुए घबराती थीं। उसका इतना सभ्य, शांत और शिष्ट व्यवहार और उसकी ये नाजुक मिजाजी आज उसे कहाँ पर ले आई है? उसने डबडबाई आंखों से आईने में देखा। आंसू से भरी आंखों ने उसकी अपनी आकृति को शीशे में कांपते टेढ़े मेढ़े टुकड़ों में बंटते देखा। लगा वो पतझड़ की पत्तियों की तरह बिखर रही है। बहते आंसुओं में कहीं से उस युवक की घुटी घुटी मंद मुस्कान याद आई। उसका बुलावा, उसका अनुरोध, अपना इंतज़ार, एकदम से अचानक उससे मुठभेड़ हो जाने की अपनी तमन्ना याद आ गई। सपने में उसके सीने से उठती अपनेपन की खुशबू, अपना सिमटना, शर्माना। वो आईने के समीप बैठ गई, आंसुओं में डूबी, तर बतर सी। आखिर इतने दिनों से उसे किस पुरुष का इंतजार था? किसे सौंपना चाह रही थी अपनी निधि, अपना जीवन? उसे हंसी आ गई। इतने संभाल के रखने पर तो बिल्लौर का मूल्य ये आका गया, तो कल कहीं किसी अनजान पत्थर से कुचलकर चूर चूर न कर दिया जाए। अनाहिता का आत्मबल, आत्मविश्वास जली फुलझड़ी की तरह समाप्त हो चुका था। अनाहिता को महसूस हुआ ये सपना तो उसका अपना है, बिल्कुल कोरी कल्पना जैसा, यथार्थ से कोसों दूर, जिस तरह चाहे देख सकती है। पर कब्र का मिल जाना बहुत बड़ी बात है। उसे इसको कबूल कर लेना चाहिए, वरना पेड़ के नीचे पड़ी लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा डालेंगे। वो सिहर कर खड़ी हो गई। उसे लगा वो नंगा पेड़ उस पर बैठे नरभक्षी शहयाद की सफ़ेद संगमरमर की इमारत में बदल गए हैं, और उसकी आत्मा शहयाद की छत से उड़कर उसके समीप पहुंच गई है, जहां वो धीरे धीरे उसका कफन उसके तन से अलग कर रहा है, उसे काफूरी महक की घुटन से निजात दे रहा है। अनाहिता ने अपने आप को संभाला, स्विच ऑफ किया, बड़ी मुश्किल से अपने को खींच कर बिस्तर पर लाई, तकिए पर सर रख कर आंखें बंद कर ली। आंखों के किनारे जल रहे थे, लग रहा था अंगारे भर गए हैं। उस दिन का वो दृश्य जो शहयाद के ऊपर से देखा था, कौंध गया। दूर सड़क के किनारे लगे चिनार के दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। चरमर चरमर की आवाज़ वातावरण में गूंज रही है, और उसी सुर्ख पीले मुरझाए सूखे पत्तों से निकलती लपटों के बीच एक फूल खिला दिखा। वो कफन में लिपटी चिनार के पेड़ों की तरफ उड़ती है, फूल हाथों में लेकर सूंघती है, वही मंद घुटी घुटी मुस्कान, जैसी जानी पहचानी महक। इसका नाम है क्या? पतझड़ का फूल। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी पतझड़ के फूल।
आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।